हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम लोग जी मेंस का एक जो प्रैक्टिस पेपर है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके। ये जो पेपर है उसके टॉपिक्स है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो इस पेपर की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग 1 to 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 to 25 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। देखो ये जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by y is equal to 8t minus 5t square meter and x is equal to 60 मीटर। टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड। देखो यानी आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखो प्रोजेक्टाइल के लिए आपको ये इक्वेशंस याद रखने हैं x और y के लिए। फॉर प्रोजेक्टाइल बॉडी के लिए y का इक्वेशन होता है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, u sin थीटा क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, और x का इक्वेशन होता है u cos थीटा इंटू टी। अब देखो आपको जो गिवन डेटा है उसमें जो y का इक्वेशन दिया हुआ है इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, या फिर ये जो इक्वेशन है इसको गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो आपको u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 8। और ये जो x का इक्वेशन है u cos थीटा इंटू टी, उसको गिवन इक्वेशन से आप कंपेयर करो तो आपको u cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 4/3। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा हमें tan इनवर्स 4/3। ओके, तो देखो ये आंसर होना चाहिए सी बी ऑप्शन, tan इनवर्स 4/3, यानी इसमें बी करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। 4 persons KLMN are initially at corners of square of side length D. If every person starts moving such that K is always headed towards L, L towards M, M is headed directly towards the N and N towards the K, then 4 persons will meet after what time? तो देखो पहले हम लोग एक स्क्वायर बना देते हैं। एक मिनट, देखो ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब देखो 4 persons के एलिमेंट, मान लो के पर्सन जो है वो यहाँ पर है एल, एम और एन। अब देखो इनिशियली के ये डायरेक्शन में जा रहा है, इनिशियली एल जो है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, जो पर्सन एम है वो इस साइड जा रहा है और एन है वो इस साइड जाएगा। बट देखो ऐसा आपको बताया हुआ है दैट के इज ऑलवेज हेडेड टुवर्ड्स एल, यानी एल थोड़ा नीचे आएगा तो के है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली एम थोड़ा आगे आएगा इस साइड तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, एन थोड़ा ऊपर आएगा तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फाइनली ये सभी पर्सन का पाथ है ना कुछ ऐसा बनेगा। देखो जो के है उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, एल का पाथ कुछ ऐसा बनेगा, एम वाला इस डायरेक्शन में जाएगा और ये एन, यानी चारों पर्सन जो है ना वो सेंटर पर मिल जाएगा। तो देखो कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, देखो ये है ना प्रॉब्लम हम इजीली रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर पर्सन के खड़ा हुआ है, यहाँ पर एल है। अब हम क्या करते हैं, के तो वी वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, अब एल है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, बट हम क्या करेंगे एल को रेस्ट में मान लेंगे, यानी एल की जो वेलोसिटी है वो के को ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, के की रिस्पेक्ट में एल जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, ये वेलोसिटी भी आ जाएगी। और अब क्या होगा, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी एल की रिस्पेक्ट में, पर्सन एल की रिस्पेक्ट में के है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी √2v, और ये रिलेटिव वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस चलेगा d। तो उसके लिए क्या टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। बट देखो ये डिस्टेंस d ट्रैवल करने के लिए यही एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है √2v का, यानी यहां पर हम लोग क्या लेंगे, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम t। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा d/v। ओके, देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, चारों पर्सन है उसकी मोशन का पाथ सेंटर पर मिलेगा इस तरह, चारों पर्सन एक दूसरे को सेंटर पर मिल जाएंगे, इस टाइप का पाथ होगा, ठीक है। लेकिन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, हम के है उसके रिस्पेक्ट में एल को रेस्ट में मान लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एल की जो वेलोसिटी है वो हमें के पर्सन को ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देनी होगी। तो अब जो के है उसकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी √2v, ठीक है। अब के जो है उसके रिस्पेक्ट में तो एल रेस्ट में है, अब ये एल मूव नहीं कर रहा है, तो ये के पर्सन को कितना डिस्टेंस चलना होगा, d डिस्टेंस। बट वो डिस्टेंस चलाने के लिए वेलोसिटी का यही एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो कंपोनेंट जो है v, उसके बराबर मैं d/t लिख सकता हूं।
और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा T इज इक्वल टू डी बाई वी। तो देखो इसमें ए ऑप्शन आएगा, T इज इक्वल टू डी बाई वी। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थियरिकल क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स इन द रनिंग ट्रेन फील एन इंस्टेंट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज, देखो द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर्स फॉरवर्ड, नहीं ये रॉन्ग है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड, गलत है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द सीट रिमेन्स एट रेस्ट, ये सही है। ओके, तो इनर्शिया का ही प्रॉब्लम है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge, the force exerted by the wedge on the block is given by, अब देखो वेज है ना, ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगाता है, एक फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल। पहले हम एक नॉर्मल वेज बना देते हैं। अब देखो कोई भी प्लेन है ऐसा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर हमने ब्लॉक रखा है तो यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, तो दो फोर्स आएंगे, एक आएगा फ्रिक्शन और दूसरा आएगा नॉर्मल, फ्रिक्शन F और नॉर्मल N। बट देखो यहां पर जो सिस्टम है ना, ये जो वेज है वो स्मूथ दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, और ये जो होल सिस्टम है वो एक्सेलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। अगर ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक को उतना ही सूडो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में मिल जाएगा और उसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगा Ma। अब Ma का एक कंपोनेंट आप ये वेज को पैरेलल ले सकते हो और वो होगा Ma cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वेज को परपेंडिकुलर ले सकते हो और वो होगा Ma sin थीटा। सिमिलरली आप mg को रिजोल्व कर सकते हो, नीचे mg होता है उसमें ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा और ये डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, और ये डायरेक्शन में हमें मिलेगा नॉर्मल फोर्स, ये होगा नॉर्मल फोर्स। अब देखो क्या पूछा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो वेज है वो ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल, बट फ्रिक्शन 0 है, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, कौन सा फोर्स होगा, वो नॉर्मल, और नॉर्मल देखो किसके बराबर है डायग्राम में, देखो आप ये जो नॉर्मल है वो ये दोनों के सम के बराबर है, Ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, Ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये आंसर तो मिल गया हमें, वेज जो है वो ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा, बट देखो ऑप्शन में ये गिवन नहीं है, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg और mg by cos थीटा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, तो देखो अब है ना हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे मिल जाएगा हमें, तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करना चाहिए, तभी वो रेस्ट में रहेगा ब्लॉक, यानी स्लाइड नहीं होगा, तो Ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, Ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो यहां से आप m काट दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा g tan थीटा, और ये आप इसमें रख दो, ठीक है, तो n इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, इसमें से और इसमें से m कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और a जो है वहां पर मैं इसकी वैल्यू यूज कर रहा हूं g tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस g cos थीटा। अब देखो इसमें से g भी कॉमन है, tan थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, mg ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर मिलेगा हमें mg बाई cos थीटा। तो देखो वेज जो है वो जितना फोर्स लगाएगा, सॉरी जो वेज जो है वो नॉर्मल के जितना फोर्स लगाएगा, और वो मिलेगा हमें mg बाई cos थीटा, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, देखो 5th क्वेश्चन क्या इसमें दे रखा है, देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है डायनेमिक्स का, द मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप while breaking strength of the rope is 2/3 of his weight। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी यहाँ पर हम मैक्सिमम टेंशन ले लेते हैं, जो रोप है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है, 2/3 ऑफ इट्स वेट, 2/3 ऑफ mg, ठीक है। तो देखो ये पर्सन जो है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg और अपवर्ड लगेगा टेंशन प्लस ma, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है इसमें,
मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से वो स्लाइड डाउन कर सकता है ताकि रोप ब्रेक ना हो। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, T प्लस एम ए इज इक्वल टू mg। मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए ये दोनों फोर्सेस कंपेयर करने होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ma इज इक्वल टू mg माइनस टी, और t की मैक्सिमम वैल्यू ये है 2/3 mg। देखो t की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, तो यहाँ से मिनिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और m हम कैंसिल कर देते हैं, तो मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा g माइनस 2/3 g यानी g बाई 3g माइनस 2g बाई 3 g बाई 3, यानी ये पर्सन मिनिमम g बाई 3 एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा तो रोप ब्रेक नहीं होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कंस्ट्रेंट वाला प्रॉब्लम है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। देखो ये हैंगिंग ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फ्री एंड ऑफ द रोप आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। देखो क्या होगा, अब देखो ये रोप की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी ये रोप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस साइड मूव करेगा, तो ये रोप भी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा। अब देखो रोप की जितनी वेलोसिटी होगी ना, उसकी हाफ वेलोसिटी ये पुली की होगी। ये कंस्ट्रेंट का रूल है कि पुली को आपने ऐसे फिक्स किया है, ठीक है, तो आप इसको जितनी वेलोसिटी से राइट साइड में पुल करोगे या फिर मूव करवाओगे, उसकी हाफ वेलोसिटी से पुली शिफ्ट होगी। यानी ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्ट्रिंग को हम लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये पुली की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये रोप को भी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम नीचे खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से ये पुली की स्पीड होगी 0.5 मीटर पर सेकंड। यानी ये फर्स्ट वाला रोप जो है, ये वाला रोप वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो पुली 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर आ रही है, और ये वाला रोप 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो उसकी वजह से ये पुली 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर आ रही है। तो ये वाली जो पुली है उसकी नेट वेलोसिटी, या फिर ये ब्लॉक जो रखा हुआ है, ये ब्लॉक, उसकी नेट वेलोसिटी हमें मिलेगी 1 प्लस हाफ इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज 3/2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। ओके, अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इफ एक्सेलरेशन ऑफ a is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू लेफ्ट। देखो a है उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और b जो है उसका एक्सेलरेशन है वो भी लेफ्ट साइड में है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको c का एक्सेलरेशन यानी ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए, ये भी कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है, हम लोग मान लेते हैं ये वाली लेंथ L1 है, एक मिनट, हाँ, ये वाली लेंथ मान लो L2 है, ये वाली लेंथ L3 है, ये वाली लेंथ L4 और ये वाली लेंथ L5। देखो सभी लेंथ का जो एडिशन रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये जो L1 लेंथ है, ये वाली लेंथ वो डिक्रीज होगी, तो ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, ये वाली लेंथ डिक्रीज होगी, ये वाली लेंथ डिक्रीज होगी, बट सबका एडिशन क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है अगर हमें कुछ बताया नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो L1 का डबल डिफरेंशिएशन हम लोग लेंगे, यानी यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो L1 जो लेंथ है उसका डबल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हमें C ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी AC प्लस, अब देखो L2 यानी ये वाला, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको A का एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और वो प्लस होगा क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ वो इंक्रीज हो रही है, तो L2 का डिफरेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस L3। अब देखो ये वाली लेंथ, तो A लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, और B लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये वाली लेंथ डिक्रीज होगी। तो कितने रेट से इंक्रीज होगी, इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा AA, और ये B ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या है AB। तो देखो इसका हमें मिलेगा L3 का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, ठीक है। फिर से एक बार देखो ये वाला एकदम, देखो L3 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो L3 लेंथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि A जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये पुली ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में जाएगी तो L3 लेंथ इंक्रीज होगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन से वो A पॉजिटिव मिलेगा। बट B ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो ये लेंथ डिक्रीज भी होगी, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा माइनस ऑफ AB। ओके, चलो अब हम L4 की बात करते हैं। देखो L4 जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि B लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B,
प्लस L5, इसका डिफरेंशिएशन होगा डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ C, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देखो इसका आपको सम मिलेगा 2 टाइम्स AC प्लस 2 टाइम्स AA माइनस 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स AC प्लस देखो A का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 ये भी 2 तो 4, माइनस B का एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 ये 1 तो ये होगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2AC प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो AC इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा कि ये वाली लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। देखो डायग्राम में नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला हमें C का, उसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाली लेंथ डिक्रीज हो रही है, और वो लेंथ डिक्रीज हो रही है उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड होगा। तो इसमें फर्स्ट आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, देखो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ द अदर लाइट स्प्रिंग, बैलेंस एंड ब्लॉक ऑफ मास m किलोग्राम हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन, देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग। देखो यहाँ पर 2 स्प्रिंग बैलेंस आपको सीरीज में दिए हुए हैं, एक ये स्प्रिंग आप लोग एज्यूम कर लो और ये, और इसके नीचे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो इसका जो मास, इसका जो वेट है वो इसको भी उठाना पड़ेगा, इसको भी उठाना पड़ेगा, यानी ये दोनों स्प्रिंग बैलेंस में इक्वल फोर्स आएगा mg के बराबर, या फिर इक्वल मास दोनों को उठाना पड़ेगा m किलोग्राम। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोथ द स्केल्स रीड m/2 किलोग्राम ईच, नहीं ये गलत है। ये तब सही होता है जब हमने 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग पैरेलल में रखी होती। देखो अगर ऐसे हमने किया होता तो दोनों को हाफ मास यहाँ पर उठाना पड़ता, बट यहाँ पर तो दोनों सीरीज में है तो दोनों को सेम वेट फील होगा यहाँ पर mg के बराबर। सेकंड ऑप्शन बोथ द स्केल्स रीड m किलोग्राम ईच, ये सही है। The scale of the lower one reads m किलोग्राम and upper one is 0, गलत है। The reading of the two scales can be anything, गलत है। ठीक है, दोनों का रीडिंग m किलोग्राम सेम होगा, सीरीज में ऐसे ही है, तो इसमें बी आंसर आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, block of mass m is placed on a smooth inclined wedge, inclination angle theta, the wedge is given an acceleration a towards the right, the relation between a and theta for the block to remain stationary। देखो अभी मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, उसमें ऑलरेडी हमने ये रिलेशन कर दिया है कि इसके ऊपर सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा MA, उसका ये वाला कंपोनेंट MA cos थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा मिलेगा, और नीचे वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट। तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो हम कंपैरिजन करवा देते हैं MA cos थीटा को mg sin थीटा के साथ कंपेयर करवा देते हैं। m से m कैंसिल, तो यहां पर हमें मिलेगा g tan थीटा। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए g tan थीटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स a and b of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of the acceleration of a and b immediately after the string is cut are respectively। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। देखो इनिशियल हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लेते हैं। इनिशियली देखो इनिशियली हम लोग ए ब्लॉक की कंडीशन, पहले एक काम करते हैं बी ब्लॉक की कंडीशन लिखते हैं, बी ब्लॉक। तो ये जो बी ब्लॉक है उसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है mg, अर्थ का लगेगा इसके ऊपर mg ग्रेविटेशन, और स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है तो ऊपर फोर्स होगा टेंशन। तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन mg के बराबर होगा। ठीक है, अब हम ब्लॉक ए की बात कर देते हैं। तो ब्लॉक ए जो है उसका मास 3m दे रखा है, नीचे स्ट्रिंग है ऊपर स्प्रिंग है। ठीक है, तो देखो नीचे टेंशन तो एक फोर्स लग ही रहा है, प्लस उसका वेट होगा 3mg डाउनवर्ड, और ऊपर होगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करते हैं FSP स्प्रिंग फोर्स को टेंशन प्लस 3mg से कंपेयर करवा देते हैं। अब देखो ये टेंशन की वैल्यू mg है, तो टेंशन को अगर मैं mg लिखूं तो mg प्लस 3mg, यानी स्प्रिंग फोर्स 4mg के बराबर हो जाएगा। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम की हमने बात की, और उसके हमने टेंशन और स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, किसको कट करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को कट करना है।
सो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अब याद रखो स्ट्रिंग को आपने कट किया मींस टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बी ब्लॉक की बात करें, बी ब्लॉक, तो बी ब्लॉक का एफबीडी बना देते हैं। तो देखो बी ब्लॉक का मास m है, बी ब्लॉक है, राइट। अब देखो हमने स्ट्रिंग कट कर दी तो नीचे mg फोर्स लगेगा, ऊपर जो टेंशन लग रहा था वो जीरो हो गया। तो देखो इसका हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg, और नेट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल, तो b का एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें g, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो देखो हमें निकालना है a और b दोनों का एक्सेलरेशन, तो b का g मिला, यानी ये और ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब हम ब्लॉक ए की बात कर लेते हैं। तो देखो ए का एफबीडी हम बनाएंगे, ये ब्लॉक ए है, उसका मास 3m है। अब देखो इसके ऊपर नीचे दो फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पर आप फर्स्ट एफबीडी में देखो, यहाँ पर T प्लस 3mg दो फोर्सेस लग रहे थे, राइट। बट अब सिर्फ 3mg ही लगेगा क्योंकि T जीरो हो गया, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी लग रहा है। और देखो स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो 4mg के बराबर है। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, 4mg के बराबर है। तो देखो इसका नेट फोर्स क्या मिलेगा हमें, स्प्रिंग फोर्स माइनस 3mg। अब नेट फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। अब देखो इसका मास दिया हुआ है 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a, स्प्रिंग फोर्स 4mg के बराबर है माइनस 3mg, इसका आंसर मिलेगा हमें mg, और m से m कट कर दो तो a ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाएगा g/3 अपवर्ड। क्यों अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड का जो फोर्स है वो ग्रेटर है। तो a का एक्सेलरेशन g/3 अपवर्ड और b का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग कट होने के बाद इमीडिएट ही एक्सेलरेशन है, थोड़ी देर के बाद ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। ये तो चेंज नहीं होगा, जब तक गिरेगा g ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए g/3g। देखो डी ऑप्शन दिया हुआ है g/3g। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ए 10 kg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी 0.2 है। द मास ऑफ बी टू स्टार्ट द मोशन इज, यानी मोशन इसकी स्टार्ट करवाने के लिए बी का मास हमें निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसका डाउनवर्ड mg ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को स्मॉल mg के साथ कंपेयर करवा दो। ओके, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है μs इंटू n इज इक्वल टू mg। ये μs एज इट इज, और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक हमने फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा है, तो नॉर्मल फोर्स होगा उसका mg इज इक्वल टू mg। देखो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिनिमम ये स्मॉल मास की रिक्वायरमेंट होगी μs इंटू कैपिटल M। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 और कैपिटल M की वैल्यू है 10 kg। तो देखो इसका आंसर मिलेगा हमें 2 किलोग्राम। तो ब्लॉक की मोशन स्टार्ट करवाने के लिए, ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए मिनिमम ये ब्लॉक का मास 2 kg होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखो मटेरियल सेम है तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू सेम हो जाएगी। द रेशियो ऑफ लेंथ इज गिवन 1:2, L1/L2 is equal to 1:2, and the ratio of the diameter d1/d2 वो है 2:1। They are stretched by the same force, young modulus ये सेम है। The ratio of increase in length, देखो आपको elongation increase in length का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा L इज इक्वल टू FL/AY, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो FL/πr²y, या फिर FL/π d²/4 इंटू y, सॉरी यहाँ पर पाई। ओके, तो देखो यहाँ से हमें रिलेशन मिला डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L/d², तो डेल्टा L1/डेल्टा L2 इक्वल टू L1/L2 इंटू d2/d1 का स्क्वायर। देखो L1/L2 गिवन है 1/2 और d2/d1 यानी 1/2 वो भी, और उसका स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/4, तो इसका आंसर मिलेगा 1/8। ओके, तो देखो इसमें सी आंसर होना चाहिए 1:8। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A beam of metal supported at two ends is loaded at the center. The depression at the center is proportional to, देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर्स।
उसमें ये क्वेश्चन है कि मान लो ये जो बीम है उसको हमने सपोर्ट में रखा है दोनों साइड से, ठीक है, और बीच में से हम डब्ल्यू लोड अटैच कर देते हैं, तो उसका जो बेंडिंग होगा उसका फॉर्मूला है WL³/4BD³ y। ठीक है, W उसका वेट है, L उसकी लेंथ है, B उसकी ब्रेथ है, ये वाली 3D में अगर हम देखें तो, और D जो है ना वो ये है डेप्थ, और Y यंग्स मॉड्यूलस। तो देखो ये जो बेंडिंग है, डेप्रेशन है, वो Y के इनवर्स वेरिएशन में है, यानी इसमें C ऑप्शन आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सिल्वर यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन 7.25 × 10⁻10 पास्कल। बल्क मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, तो आपको पॉइजंस रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर आपको यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजंस रेशियो म्यू, देखो ये तीनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है y = 3b × 1 - 2 म्यू। देखो ये पॉइजंस रेशियो है, यंग्स मॉड्यूलस और ये बल्क मॉड्यूलस। चलो तीनों की वैल्यूज रख देते हैं। यंग्स मॉड्यूलस है 7.25 × 10⁻10 फ्री, बल्क मॉड्यूलस है 11 × 10⁻10 और ब्रैकेट में रखते हैं 1 - 2 म्यू। तो देखो 10⁻10 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7.25 / 33 = 1 - 2 म्यू। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 म्यू = 1 - 7.25 / 33। ओके, तो देखो इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, म्यू = 1 - 7.25 / 33/2 नियरली इक्वल टू ये 0.39 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें सी ऑप्शन आएगा। अब देखो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अ cork is submerged in water by spring attached to the bottom of a pail. When the pail is kept in an elevator moving with acceleration downward, the spring length, देखो स्प्रिंग लेंथ इंक्रीज डिक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज्ड, डेटा इनसफिशिएंट। पहले देखो कोर्क को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच करके रखा है, और स्प्रिंग कहां पर फिक्स की है, बॉटम ऑफ अ पेल, यानी ऐसे स्प्रिंग हमने अटैच किया, और ये ब्लॉक है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो देखो अब इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड mg लगेगा। तो मान लो पहले ये एलिवेटर में नहीं है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, नेट अपवर्ड फोर्स। तो नेट अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स माइनस mg के बराबर। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ऑफ लिक्विड vg माइनस मास ऑफ कोर्क, यानी डेंसिटी ऑफ कोर्क इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्क इंटू g। तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा रो ऑफ लिक्विड माइनस रो इंटू v इंटू g। तो देखो ये नेट फोर्स मिलेगा जब ये एलिवेटर में नहीं है या फिर स्टेशनरी एलिवेटर में है। अब एलिवेटर है वो, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलिवेटर इज मूविंग विद एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। एलिवेटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है a, तो ये पूरी सिस्टम को सूडो एक्सेलरेशन a अपवर्ड मिल जाएगा, यानी अब इसका इफेक्टिव g हो जाएगा g माइनस a, ये हो जाएगा इफेक्टिव g सिस्टम का। ओके, तो न्यू नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, रो एल माइनस रो इंटू वी इंटू जी माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग ये इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि पहले जो अपवर्ड नेट फोर्स लग रहा था, देखो ये अपवर्ड वाला फोर्स नेट, पहले जो अपवर्ड नेट फोर्स लग रहा था उसकी कंपैरिजन में ये वाला अपवर्ड नेट फोर्स कम हो गया, एफ नेट इन अपवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स डिक्रीज हुआ तो स्प्रिंग कम खिंचाई देगी, यानी स्प्रिंग का एक्सटेंशन कम हो जाएगा, यानी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी, सो इट्स लेंथ डिक्रीजेस। ओके, तो देखो इसमें ये वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि नेट अपवर्ड फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में। मान लो पहले आप इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहे थे तो इसका एक्सटेंशन ज्यादा मिला होगा, बाद में आप इसको 8 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींच रहे हो तो इसका एक्सटेंशन कम मिलेगा, यानी उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, देखो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये पूरा पेपर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से मिल जाएगा, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।